दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, फिर उसके बाद अफबाउ हार्न्स रूल, और फिर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तरह से कहा जाए आज का हमारा ये क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सीखिए, जानिए। तो ये बच्चों बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है और किस तरह से इसको बताया जाएगा और कैसे इसके बेसिस पे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं एटम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ शेल होती हैं, सब शेल होती हैं, ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरह से अरेंज होते हैं उस चीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो हमारा मतलब ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स, सब शेल और शेल, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। जनरली 4 रूल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। एक है जिसे हम अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हार्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या बोहर्स बरे रूल के नाम से पहचानते हैं। तो इन 4 रूल के बारे में हमें जानना है और इसके बेसिस पे आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले आइए बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। इसको 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इसकी पहली डेफिनेशन तो ये कहती है कि भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनका भी स्पिन ऑपोजिट रहेगा। एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह होता है। अगर एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। तो अगर ये ऑपोजिट स्पिन वाले होंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। अगर इन दोनों का स्पिन सेम हो जाता, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज हो जाते, तो जैसे मैग्नेट के साथ होता है सेम पोल रिपेल ईच अदर, तो वहां रिपल्शन होता, सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं होता। तो आप कोई सी एक डेफिनेशन बता सकते हैं। ये डेफिनेशन भी आसान है, इसको भी। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इस डेफिनेशन का मतलब है एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, कोई भी 2 नहीं हो सकते। ध्यान से देखिएगा, सपोज ये 4s इलेक्ट्रॉन है और मैं इसे इलेक्ट्रॉन ए कहता हूं, इसे बी कहता हूं। लेट पहले ए इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर लिखते हैं और फिर बी के लिए, और जानते हैं कि डिफरेंस आता है या नहीं। हमने आपको सिखाया था ये वैल्यू n की होती है, ये वैल्यू l की। तो n की वैल्यू यहां 4 होगी, s l की वैल्यू 0 बता रखा है, m 0, और a इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा। ऐसे ही b इलेक्ट्रॉन को देखिए, b इलेक्ट्रॉन ये है, 4s है, n की वैल्यू 4, s की वैल्यू 0, m 0, और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस हाफ होगा। तो हम कहेंगे कि 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं लेकिन 4th क्वांटम नंबर सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सिमिलर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, वो डिफरेंट होंगे ही होंगे, और जो 3 सेम हो सकते हैं वो हैं n, l, m। इस तरह से कोई सी एक डेफिनेशन याद रखना। तो अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनका स्पिन ऑपोजिट होगा। अब जान लीजिए अफबाउ। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का मतलब है बिल्डअप, किस तरह से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। आइए जानते हैं अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ खास तौर पे ये सीखेंगे आप कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है और कौन सा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। आइए बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल का मतलब बिल्टअप, किस तरह से बनाया जाता है। ये रूल कहता है कि किसी भी एटम में
जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वो शेल और सब शेल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऐड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में आते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर ज्यादा। जैसे आपको याद होगा, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, शेल का मतलब ऑर्बिट। फर्स्ट शेल में होता है 1s, सेकंड में होते हैं 2s एंड 2p, थर्ड में होते हैं 3s 3p 3d। ऐसे ही अगर फोर्थ ऑर्बिट होगा तो वहां होंगे 4s 4d 4f। तो जवाब सवाल ये है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, पहले 4f में आएगा, 1s में आएगा। तो यहां अफबाउ ने कहा जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा और फिर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड होता जाएगा। अब अगर इस तरह से सब शेल दी गई हैं तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। तो इसके लिए बेटर है कि हम इस तरह से एक चीज को ध्यान रखें, बना के रखें। इस डायग्राम को अगर हम ध्यान रखें तो हमारे लिए बेटर होगा। पहले आपको लिख लेना है 1s 2s 3s 4s 5s 1 से लेके 8 तक, फिर एक माइनस कर दीजिए, यहाँ 2 से एक माइनस कर दीजिए 7, तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p, एक और माइनस कर दीजिए 3, एक और माइनस कर दीजिए 6, d हो जाएंगे 3d 4d 5d, और फिर एक और माइनस करके 4f 5f, इस तरह से। और फिर पहले एक सब शेल को लिया, फिर आपने 2s को लिया, फिर 2 सब शेल को लिया, फिर 2 सब शेल को लिया, फिर 3 सब शेल, 3 सब शेल, और फिर 4 और 4। डायग्राम ऐसे बनाया, पहले हमने 1 1 2 में ये एक सब शेल, ये एक सब शेल, 1 1 2 2 3 3 4 4, पहले एक सब शेल थी, फिर इनको मिला दिया। यानी इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आएगा, 1s के बाद 2s में आएगा, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p, फिर 4s एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछते हैं कि मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, तो मिनिमम एनर्जी होगी यहाँ पर 1s की। जो सबसे पहले होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। 1s के बाद होगी 2s की, 2s के बाद 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d। ये हमने बोहर्स बड़े रूल आपको पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बताया था, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। एक बात याद रखना, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, और f सब शेल में टोटल 14 आ सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपको हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आप ये मान लो कि ये एटम है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके आपने एंटर किया। जैसे ही आप आओगे पहले 1s आएगा, और 1s के पास, क्योंकि आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपने यहां रख दिया तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ऐसे ही देखिए कार्बन 6 है, सपोज ये कार्बन का एटम है, आप 6 इलेक्ट्रॉन लेके आगे, आपने 1s में इलेक्ट्रॉन रखे, s में कितने आ सकते हैं 2, ये आपको बताया था। 2 यहां रखे, ये भी s ऑर्बिटल है, 2 यहां रखे, फिर आप p में आ गए, p में आ सकते हैं 6, आपके पास टोटल कितने थे 6, 2 आपने 1s में रख दिए, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 1s में रख दिए, 2 आपने रख दिए 2s के अंदर, 4 हो गए, बचे कितने 2। अब अगली सब शेल है 2p, 2p में आ सकते हैं मैक्सिमम 6, लेकिन जब बचे ही 2 हैं तो आप लिखेंगे 2p2। ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से। अब जरा ध्यान से समझना, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन लेके आए, s के आगे रख दिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के आगे रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन, p में गए, p में आ सकते हैं 6, p के आगे रख दिए 6, 2p के बाद आए आप इसके अंदर। अब 3s में कितने 10 इलेक्ट्रॉन रख चुके हैं, 11 लाए थे, तो 3s1। ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसे आपको कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। ये है आपका अफबाउ ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी इसे कहा जा सकता है। अगर आपसे पूछें लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो जो सबसे पहले वो लोएस्ट एनर्जी, और जो सबसे बाहर है वो हाईएस्ट एनर्जी रहेगा।
इस तरह से इस बात को आप ध्यान रखें, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। अब जरा एक दो बातों पे और ध्यान देना। देखिए, अब मैं यहां लिखता हूं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से सीखिएगा, 21 इलेक्ट्रॉन है। पहले मैंने 1s में रखे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2p6, 2p6 के बाद कहां जाएंगे, इट इज 3s2, देन इट इज 3p6, 3p6 के बाद 4s2, देन इट इज 3d1। इस तरह से 21 इलेक्ट्रॉन थे। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 2 रखते रखते हम यहां पर आए। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्कैंडियम का, और इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। अगर आप देखें, ये फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके आगे 2 लिखा है। सेकंड शेल, यहां है 8 इलेक्ट्रॉन, जिनके आगे 3 लिखा है। ध्यान से देखना, 3 यहां भी लिखा है और यहां भी, और 3 में कितने हैं, 6 + 2 + 1 9 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ में है 2 इलेक्ट्रॉन। ये स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर आपसे पूछें बताइए हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो अभी हमने किसमें फिलअप किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो हाईएस्ट एनर्जी वाला कौन सा होगा, 3d इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कहें बताइए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वही होता है जिसके लिए n की वैल्यू हाईएस्ट होती है। और n की वैल्यू हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू सबसे हाई अगर हमें देखना है तो आप समझ सकते हैं कि n की वैल्यू हाईएस्ट यहाँ पर किस चीज के लिए होगी, n = 4। ये सबसे हाईएस्ट, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये n की वैल्यू होती है। सो दिस इज 4। तो 4s इलेक्ट्रॉन आपका हाईएस्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू हाईएस्ट है। तो इस तरह से ये हमने हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में जाना। चलो एक दो और इन बातों को सीख लो। जिंक है, 30 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद 4s2, देन 3d10। इस तरह से अब कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखना होगा, फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 है, थर्ड शेल के अंदर काउंट करो 18 है, और फोर्थ शेल के अंदर 2 है। ये कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट एनर्जी जो अबव के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा 3d इलेक्ट्रॉन होगा, और आउटर मोस्ट वो होगा जिसके लिए n की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी 4s इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। इतना ध्यान रखिए, इस तरह से आपकी गलती ना हो तो बेटर है। इस बात का खास ध्यान आपको यहाँ पे रखना होगा। यहाँ मैं एक चीज बता दूं आपको कि अगर कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20, तो कॉन्फ़िगरेशन आता है 2882। आप लिख के देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2882। अब याद रखना, कैल्शियम से लेके जब तक हम एटॉमिक नंबर 30 पे पहुंचते हैं तो जनरली आने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होता है, लास्ट वाले में नहीं, इस पेनल्टी मेट के अंदर ऐड होता है। जैसे स्कैंडियम 21 20 से 21 पे आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो यहां आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2892। ये हमने लिखा था 2892। इस तरह से इसको याद रख लेना। अगर आपके पास स्कैंडियम के बाद अगर टाइटेनियम है 22, अब 22 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी यहाँ ऐड होगा 28102 इस तरह से, और जिंक का 28182। इस तरह से अगर इस बात को याद रख पाए तो बेटर होगा। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी कभी भी गलत नहीं होंगी। एक दो बातें और ध्यान रखिएगा, जैसे कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे बाहर वाली शेल को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या वैलेंस शेल, और इन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उससे अगली वाली को हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, और इन्हें पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, और उससे अगले वाली को एंटी पेनल्टीमेट शेल, और इन इलेक्ट्रॉन को एंटी पेनल्टीमेट कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा बताइए स्कैंडियम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस सबसे बाहर वाले 2, कितने पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन हैं 9, कितने एंटी पेनल्टीमेट हैं 8। इस तरह से आप इन कॉन्फ़िगरेशन से कंसर्न बातों को
बता सकते हैं। कोशिश करो कि आप इन बातों को सही ढंग से बता पाओ। तो इस तरह से ये था हमारा अबव प्रिंसिपल। अगला है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल सब शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होते हैं इनके बारे में बताता है। हर्ट्ज रूल में यह कहा गया कि पहले हर एक सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद पेयरिंग होगी। आइए जानते हैं क्या कहता है हर्ट्ज रूल का मीनिंग। हर्ट्ज रूल हमें यह बताता है कि किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। जैसे पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डी सब शेल में भरने हैं, किस तरह से। तो हर्ट्ज रूल कहता है pairing of electron belonging to same subshell does not takes place until each orbital of that subshell get one electron। इसका मानना है किसी भी सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा तो पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर पेयरिंग होगी। जैसे सपोज आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को हम इन 2 डिफरेंट केस में फिलअप करते हैं। एक तो हमारी ये बात हो सकती है कि हम चारों इलेक्ट्रॉन को एक साथ भर दें। अभी पाउलिस प्रिंसिपल ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, हम 2 यहां रख दें, 2 यहां रख दें। एक तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या एक ये हो सकता है कि हम पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दें और उसके बाद यहां पर पेयरिंग की शुरुआत करें। तो हर्ट्ज ने इसी बात को कहा था कि पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर पेयरिंग होगी। ध्यान रखिएगा, अगर सपोज आपके पास डी सब शेल है जहां पर 5 ऑर्बिटल हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना। तो इसने कहा पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और जब ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगी तो यहां पर पेयरिंग की शुरुआत होगी। तो इस रूल की डेफिनेशन को डायरेक्ट याद कर लेना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगी जब हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह से हमारा ये हर्ट्ज रूल यहां पे रहेगा। इन 3 रूल में से एक रूल अक्सर एग्जाम में आता है, तो इन रूल्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, अच्छे से आना चाहिए आपको। बारी है कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को जानने की। किस तरह से आपको कॉपर क्रोमियम के बारे में जानना है। एटॉमिक नंबर 3 याद रखिएगा, 24, 29 और उसके साथ साथ 46। इनके कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा आपने दिमाग में रखना है। अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सेप्शनल का, तो इन्हीं के बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है। अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक स्टेबिलिटी की बात है, कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे पी सब शेल है, इसमें हम जानते हैं 3 ऑर्बिटल हैं, तो अगर इसमें 3 हैं या इसमें 6 हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 और 6 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ध्यान रखना। तो कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड आर स्टेबल। ये सभी में नहीं होता, ये जनरली हम ये कहें एटॉमिक नंबर 40 तक ही ये सीन देखने को मिलता है, उसके बाद नहीं। लेकिन आपके सिलेबस में जहां तक क्वेश्चन आने हैं, ये जरूर मिलता है। इसका कारण होता है सिमेट्री। जैसे आपके पास एक ये है पी सब शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एक है आपके पास पी सब शेल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये वाली सब शेल सिमेट्रिकल है, सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे एक जैसे से भरे हुए हैं। तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, और हमारी नेचर का रूल है जो सिमेट्रिकल होता है वही ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा ये पहला नियम हो गया, क्योंकि इनके अंदर सिमेट्री होती है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा रीजन है हाई एक्सचेंज एनर्जी। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक तो होते नहीं, एक जगह तो टिक के नहीं बैठते, ये अपनी पोजीशन को लगातार बदलते रहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलते हैं, उस वक्त एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है जिसे एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है। और जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। देखिए कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, और हर एक्सचेंज में एनर्जी बाहर निकलेगी। और ये हम थर्मोडायनेमिक्स में जानते हैं कि सिस्टम की एनर्जी जितनी मिनिमम होती है उतना ज्यादा स्टेबल।
या जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ये थर्मोडायनेमिक्स कहती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक बार अपनी पोजीशन बदल सकता है, लेकिन अगर कंप्लीटली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को ज्यादा बदल पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्यादा बदलेगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर बाहर निकलेगी और सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम कहेंगे completely half filled and completely filled configuration are stable due to number one, they are more symmetrical and they possess high exchange energy। इस वजह से ये स्टेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपके एग्जाम में इन पे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ये दो कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद रखने ही रखने हैं, सिंबल भी याद रखने हैं या इनके एटॉमिक नंबर भी ये आपको रटने ही रखने हैं। अगर मैं यहां पर अबव प्रिंसिपल फॉलो करता हूं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4, ये कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आता है। अब हम देख सकते हैं कि S वाला तो फुली फिल्ड है, लेकिन ये फुली फिल्ड नहीं है, ना ही हाफ फिल्ड। अभी हमने बताया था कि कंप्लीटली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर स्टेबिलिटी का एक जुगाड़ बनता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जंप कर जाए तो अब हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन 4s से अगर जंप करता है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहां पर क्या बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से चेंज होगा। दिस इज 2p6, दिस इज 3s2, दिस इज 3p6, 4s1, 3d5 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और d में आगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां पर अच्छे से कह सकते हैं कि अब s वाला भी हाफ फिल्ड है, d वाला भी हाफ फिल्ड है। ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड, पहले एक फिल्ड था लेकिन दूसरा नहीं था, एक स्टेबल था दूसरा नहीं था। अब दोनों के दोनों कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गए, दोनों के दोनों स्टेबल हो गए और इसी वजह से ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। एग्जाम में इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर क्रोमियम का पूछें तो आप हमेशा यही बता के आएंगे। एटॉमिक नंबर 24 का दें तो आप हमेशा एक्चुअल बताएंगे, एक्सपेक्टेड नहीं। ऐसे ही कॉपर देख लीजिए, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात है ये रहेगा 1s2 2s2 2p6 then 3s2 then 3p6 then it is 4s2 3d9। अबव की बात माने तो ऐसे होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं 4s2 3d9 अगर कहा है, d में 9 इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। 9 का मतलब पहले एक एक आएगा हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंगली, फिर पेयरिंग होगी इस तरह से। हमने देखा ये तो फुली फिल्ड है लेकिन ये फुली फिल्ड नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाए तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा। तो एग्जाम में भी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ही आपको लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 4s1 एंड 3d10। अब 4s वाला हाफ फिल्ड हो गया और जहां तक d सब शेल की बात है 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी रहेगा कंप्लीटली हाफ फुली फिल्ड और ये सिस्टम हमारा अब स्टेबल हो जाएगा, ये सिस्टम अब स्टेबल रहेगा। इस तरह से ये दोनों के दोनों केस आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। जहां क्रोमियम कॉपर की बात है, इनके कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद रखो, इसके बारे में आपने भूलना नहीं है। तो इस तरह से बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके पास, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास नाइट्रोजन है, कोई भी एलिमेंट है, आपको बताना है इस केस में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन बताना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बताना है कौन सा है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3 अबव को जानने के बाद
फिर इनका ऑर्बिटल में लिख लो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर है आपके पास 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3। अब आपने हर्ट्ज को नहीं भूलना, 2p3 का मतलब पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब आपसे पूछा कितने अनपेयर्ड हैं, तो पहले का जवाब आ गया 3। फिर पूछा हाईएस्ट एनर्जी, अबव के अकॉर्डिंगली हम देख ही रहे हैं 2p इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हाईएस्ट यही है, तो ये भी हमारा 2p इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाएगा, ये भी 2p इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर बनेगा। इस तरह से बच्चों ये आपसे कुछ और सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं जिनका जवाब दिया जा सकता है। अब जरा एक और देख लो, आपसे कहा कि आपके पास है मैग्नीज 25, आपको बताना है इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये बताने हैं, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये बताने हैं, कितने इसमें पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन हैं आपको ये बताने हैं, और कौन है इसमें हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन और कौन है इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये कुछ बातें तो ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी हैं, लेकिन कहीं भी कभी भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो जरूरी है इनके बारे में आपको पता हो। पहले कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। पहले हाईएस्ट एनर्जी बता दीजिए। हाईएस्ट एनर्जी ये लास्ट वाला, यहाँ 3d इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जिसके n की वैल्यू ज्यादा है, ये हो जाएगा 4s इलेक्ट्रॉन। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन को लिखो ऐसे, फर्स्ट शेल में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड के अंदर 8 और 5 13 हो गए, और लास्ट 4 में 2 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, पेनल्टीमेट बताया सेकंड लास्ट 13। अनपेयर्ड कितने हैं? अनपेयर्ड के लिए जो बाहर वाली जो 2 सब शेल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देख लो, वहीं से आपका जवाब आएगा। अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। एक फोटो इलेक्ट्रिक का यहाँ पर एक फंक्शन इफेक्ट बचेगा जिसके क्वेश्चंस हम अपने अलग वीडियो के अंदर हम अपलोड करेंगे। तो इस रिवीजन क्लास के अंदर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम खत्म मान लेंगे। अब अगली रिवीजन क्लास में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे।